जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। लास्ट के क्लास में हमने जो है कि राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम देखा था। उसमें ना प्लस पहल करके था, राष्ट्रीय नियंत्रण एनीमिया प्लस पहल करके वो कार्यक्रम हमने देखा था। और देखा था कि जो बच्चे हैं, बच्चों से लेकर के जो है कि आपकी यानी कि जो प्रजनन योग्य महिलाएं हैं वहां तक के एज के लिए क्या क्या जो है कि उन्हें किस किस तरीके से आयरन की खुराक दी जाती है। जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, शिशु होते हैं, उनको सिरप के रूप में दिया जाता है। जो बालक होते हैं उन्हें एक जो है कि आपका गुलाबी गोली दिया जाता है हफ्ते में एक बार, है ना। और जो किशोर होते हैं उन्हें जो है कि नीली गोली दी जाती है। और जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हाँ, या प्रजनन योग्य लेडीज हैं, उनको जो है कि हफ्ते में एक बार लाल गोली दी जाती है। और उसमें भी हमने देखा था कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको लगभग साल भर जो है कि साल भर, है ना, यानी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से लेकर के डिलीवरी के बाद 6 महीने तक, यानी लगभग साल भर जो है कि उन्हें आयरन की गोली खानी पड़ती है। आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें वहां पे हमने कार्यक्रम में प्रॉपर चीजें हमने एक एक करके सारी चीजें देख लिया था। ठीक है, ये आपका स्पेशली जो है आपका उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए क्लासेस चल रही है, जिसमें हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड आपके टॉपिक है। ये जो टॉपिक चल रहा है यह जो है जो गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग जो है कि प्लान्स और कार्यक्रम लेके आए जाते हैं हेल्थ इश्यूज से लेकर के, उसका जो है क्लास चल रही है। ठीक है, आज की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट क्लास में हमने यहां तक देख रखा था कि ये जो एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है इसमें मुख्य भूमिका आपका आशा कार्यकर्ता, है ना, एनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, जो ग्राउंड लेवल वर्कर होती हैं, हेल्थ वर्कर होती हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया था। आज जो टॉपिक है सबसे पहला वो है आपका एकीकृत रोग नियंत्रण कार्यक्रम, है ना। एकीकृत रोग नियंत्रण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा नवंबर 2004 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया। किसकी सहायता से शुरू किया गया? विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया। अब जैसा कि नाम से ही आपको जो है कि पता चल रहा है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम जो है कि है, इसका फुल फॉर्म होगा इंग्लिश में, है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो रोग हैं, सारे रोग हैं जो बहुत ज्यादा लाइलाज हैं, जो बहुत ज्यादा समस्यात्मक हैं, उनका जो है कि क्या किया जाए, मॉनिटरिंग किया जाए, देख रेख किया जाए, अर्ली पहचान किया जाए और जल्द से जल्द उनका जो है कि निवारण किया जाए, ताकि स्वस्थ मनुष्य और स्वस्थ समाज का निर्माण और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके। इस तहत जो है कि ये कार्यक्रम चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है? महामारी की आशंका वाले रोग, जो महामारी, जो गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, महामारी के समस्या वाले रोग हैं, के निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली को मजबूत करना, है ना, ताकि बीमारियों के प्रकोप का शुरुआती चरण में ही, अर्ली ही पता किया जा सके और त्वरित प्रक्रिया दिया जा सके। त्वरित प्रक्रिया के लिए आपको क्या होगा, फिर आपका तो है कि क्विक रिस्पांस टीम होगी, जल्द क्या करेगी, जैसे ही पता चलेगा सर्विलांस पे, जैसे ही पता चला, जैसे आजकल है ना, जोमेटो है, स्विगी है ना, जोमेटो है, स्विगी है, वो तुरंत जो है आप ऑर्डर करते हो, पास में कोई ना कोई जो है उसका एजेंट होता है, उसमें मैसेज जाता है, वो एक्सेप्ट करता है और आपका मैटर आपके पास डिलीवर हो जाता है। सेम ऐसे ही सर्विलांस करने की कोशिश की गई कि यहाँ पे क्या किया जाए, आसपास जो है कि इस तरह के जो भी रोग हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनकी पहचान की जाए। पहचान करने के बाद तत्काल प्रभाव से जो है कि क्या किया जाए, क्विक रिस्पांस टीम को रिपोर्ट किया जाए और क्विक रिस्पांस टीम तुरंत प्रभाव से जाकर के उस समस्या का समाधान करे, ताकि वो जो आपकी स्वास्थ्य समस्या है, जो आपका रोग है, वो बड़े लेवल पर बढ़ने से पहले उसका समाधान किया जा सके। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जाता है। विशेषताएं और कार्य क्या है, तो निगरानी प्रणाली यहाँ पे है। ये कार्यक्रम संक्रामक रोगों, किसके लिए है ये? संक्रामक रोगों की साप्ताहिक आधार पर निगरानी करता है। किस आधार पर निगरानी करता है? साप्ताहिक आधार पर निगरानी करता है। जिला आधारित, अब यहाँ पे देखेंगे ना,
जिला आधारित प्रणाली का उपयोग करता है। अब यहाँ पे देखिए जिला आधारित प्रणाली तो एक है, ऊपर से चले आएंगे, है ना। मैंने आपको भारत की स्वास्थ्य संरचना पहले ही क्लास में जो है कि आपको बता चुका हूं, कैसे स्वास्थ्य संरचना है, कैसे जो है कि पूरा भारत में जो है कि आपका चिकित्सा का सिस्टम रन होता है। इसका मतलब कि वो सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी होगा इंटीग्रेटेड में, यानी कि केंद्र लेवल पर भी होगा, राज्य लेवल पर भी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होगा। त्रिस्तरीय तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा एक स्लाइड देख लेते हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, है ना, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, IDSP। कई बार इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। स्वस्थ भारत सुरक्षित भारत स्लोगन यहाँ पे दे रखा है ना। ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है कि ये प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम चलता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। रोगों की समय पर पहचान करना, क्या करना है, रोगों पर समय पर ही पहचान कर लेना है और स्थिति की गंभीरता को समझना है ना। अगर संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग का ये चूंकि किसके लिए है, ये संक्रामक रोग के लिए है। संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो रोग जो छूने से, टच करने से, है ना, साथ में खाने पीने से, बैठने उठने से बढ़ जाता है, फैल जाता है। इस तरह के रोगों को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। तो इस तरह के रोगों के निगरानी के लिए कार्यक्रम बनाया गया ताकि इस तरह की अगर कोई महामारी टाइप की गंभीर समस्या वाला रोग है तो त्वरित उसका जो है कि क्विक जो है रिस्पांस टीम द्वारा उसका निवारण किया जा सके, ताकि वह समाज के एक बड़े ग्रुप में फैल न सके। इस उद्देश्य से सूचना क्या करना, पहचानना, सूचना संग्रह करना, विश्लेषण और त्वरित प्रक्रिया द्वारा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी पहचान करनी है, फिर उसका सूचना संग्रह करना है, फिर उसका विश्लेषण करना है और फिर त्वरित प्रक्रिया द्वारा वो जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान करना है। यह एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक के मदद से जो है कि चलाया गया है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP भारत में संचारी रोगों यानी कि संक्रामक रोगों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो समय पर पहचान, सूचना प्रवाह, विश्लेषण, त्वरित कार्रवाई कर जन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित करना है। उद्देश्य क्या है, रोगों की समय पर पहचान करना, पुष्टि करना, रोग के जो आपका प्रकोप है उसे शीघ्रता से पता लगाना, सूचना का संग्रह करना, संकलन करना, विश्लेषण करना, समय पर प्रतिक्रिया और नियंत्रण उपाय करना, जन स्वास्थ्य निर्णयों के लिए साक्ष्य उपलब्ध करना। इसकी विशेषता क्या है, इस प्रोग्राम की विशेषता क्या है, तो 24/7 यानी 24 घंटे ये सेवा आपको देती है। मानकीकृत केस परिभाषाएं और प्रोटोकॉल्स जो इसके स्टैंडर्ड हैं, जो मानक है उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये काम करती है। प्रयोगशाला नेटवर्क है ना, विधिमित डेटा जो है कि आपका विश्लेषण होता है, यानी विधिवत जो है कि आपका डेटा आपका विश्लेषण होता है। त्वरित प्रकोप प्रक्रिया है, अंतर विभागीय यानी एक से ज्यादा विभागों का यहाँ पे समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है। डाटा संग्रह कहाँ पे होगा, किस स्तर पे होगा, डाटा संग्रह किस स्तर पे होगा, तो ग्राम या समुदाय स्तर पे डाटा संग्रह होगा। तो देखिए अब जब हम बात कर दिए कि डाटा संग्रह ग्राम या समुदाय स्तर पर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डाटा अगर संग्रह ग्राम और समुदाय स्तर पर होगा, इसका मतलब यह होगा करेगा कौन, तो आशा कार्यकर्ता करेंगी, एनएम कार्यकर्ता करेंगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी और जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लोग यहाँ पे डाटा संग्रह करने का काम करेंगे। तो डाटा संग्रह एकीकृत जो रोग निगरानी कार्यक्रम है इसमें डाटा संग्रह का काम कौन कौन करेगा, एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता, ठीक है। रिपोर्टिंग कहां पे होगी, तो रिपोर्टिंग आपके उपकेंद्र लेवल पर होगी, केंद्र लेवल पर होगी, है ना, सॉरी उपकेंद्र लेवल पे और PHC पे, CHC पे, कहां पे, एक तो आपका उपकेंद्र है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है ना, उसके बाद सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है, यहां पर जो है कि आपका रिपोर्टिंग किया जाएगा, ठीक है। समेकन और विश्लेषण कहां पे किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाएगा। कहां पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है वहां पे इसका समय यानी कि संग्रहण और विश्लेषण किया जाएगा।
सूचना प्रसारण कहां पे होगा? तो राज्य सर्विलांस यूनिट पे होगा, यानी कि स्टेट लेवल पर जो यूनिट है वहां पे तत्काल प्रभाव से सूचना को भेजा जाएगा। ठीक है। प्रतिक्रिया और कार्रवाई कहां से आएगी? राष्ट्रीय स्तर से आएगी। कहां से आएगी? राष्ट्रीय स्तर से आएगी। इसका मतलब कि आपका जो क्विक रिस्पांस है वो नेशनल लेवल पे टीम बनी हुई है, वो रिस्पांस आपकी करेगी। उसको सूचना कौन देगा? तो वहां पे सूचना जो है कि देगा केंद्र, जो सरकार की जो यूनिट है वो वहां से सूचना वो प्राप्त करेगा, है ना। यानी कि आशा वर्कर और जो एनएम है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वहां से डाटा गया उपकेंद्र पे। उपकेंद्र पे जो एनएम है वो उसे आगे जो है कि क्या करेगी? रेफर करेगी। कहां पे? डिस्ट्रिक्ट पे। डिस्ट्रिक्ट पे से कहा जाएगा राज्य स्तर पे सूचना प्रसंस्करण होगा, और वहां से जो है कि सूचना को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। कहां पे? केंद्र स्तर पे। केंद्र स्तर पे सूचना के आधार पे क्विक रिस्पांस के लिए मैसेज किया जाएगा और उसके रिगार्डिंग त्वरित कार्रवाई वहां पे की जाएगी। ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? रोगों के प्रकोप को शीघ्रता से पता करने के लिए महत्वपूर्ण है। समय पर नियंत्रण और रोकथाम संभव होगा। गंभीरता व मृत्यु दर में कमी आएगी। साक्ष्य आधारित जन स्वास्थ्य निर्णय होगा। सुरक्षित और स्वास्थ्य समुदाय यहाँ पे बातें की जाती है। अब इसमें कौन कौन से रोग हैं जिनकी मुख्य रूप से निगरानी की जाती है? कौन कौन से ऐसे रोग हैं, संक्रामक रोग हैं, जिनको जो है कि मुख्य रूप से निगरानी की जाती है? तो इसमें हैजा हो गया, हैजा की निगरानी की जाती है। डायरिया की निगरानी की जाती है। टाइफाइड की निगरानी यहाँ पे की जाती है। निगरानी योग्य रोग या स्थितियां, है ना। उसके बाद वायरल जो हेपेटाइटिस है या वायरल डिजीज है उनकी जो है कि निगरानी की जाती है। मलेरिया की निगरानी की जाती है। डेंगू की निगरानी की जाती है। चिकनगुनिया की निगरानी की जाती है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस की जो है कि आपकी निगरानी की जाती है। खसरा की निगरानी की जाती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस की जो है कि यहाँ पे निगरानी की जाती है। कोविड-19 की निगरानी की जाती है ना। AIS तीव्र इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की निगरानी की जाती है। अन्य जो उभरते नए नए जो है कि डिजीज है, वायरल डिजीज है ना, जो संक्रामक रोग है, उनका यहाँ पे निगरानी किया जाता है। समय पर जानकारी, सही विश्लेषण, त्वरित कार्रवाई। क्या होता है इसमें? समय पर जानकारी, सही विश्लेषण, त्वरित कार्रवाई, यही है एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की पहचान। ठीक है। आइए मिलकर काम करें। ये सारा चीज, चलो ये बात खत्म हो गई। तो एकीकृत स्वास्थ्य मंच जो है कि यहाँ पे होता है, यानी कि ये नेशनल लेवल पर होगा, है ना, नेशनल लेवल पर। उसके बाद त्वरित कार्रवाई दल होगा, क्विक रिस्पांस टीम होगी। वर्तमान में यह कार्यक्रम IHIP नामक एक उन्नत डिजिटल पोर्टल के उपयोग करता है जो वास्तविक समय में डेटा संग्रह करता, विश्लेषण की पुष्टि, विश्लेषण की सुविधा देता है। ये जो आजकल डिजिटलीकरण हुआ, मैंने आपको देखिए जब पहले ही मैंने क्लास कराया था तो वहां पे मैंने क्लास में आपको जितने भी एप्स और पोर्टल हैं जो हेल्थ के सेक्टर में यूज होते हैं, है ना, उन सबके 1 बाय 1 करके मैंने बताया था। और यह भी बताया था कि जो एनएम है और आशा कार्यकर्ता है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनका अलग अलग पोर्टल है। उस पे अपना वो हर शाम को 2-4 घंटे उस पे अपना रिपोर्ट डालती हैं, उस पे रिपोर्ट अपडेट करती हैं, है ना। वो रिपोर्ट अपडेट होगा तो वहां से अपडेट होके कहां जाएगा? वो पीएचसी पे जाएगा, पीएचसी से सीएचसी पे, सीएचसी पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि वहां से सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से कहां जाएगा? स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से केंद्र लेवल पे जाएगा, और वहां पे ये सारा कार्यक्रम जो है कि यहाँ पे डेटा संग्रह वगैरह सारी चीजें होगी, और वहां से मैसेज आएगा तो क्विक रिस्पांस होगा। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित विशेषज्ञ दल होंगे, है ना, स्पेशलिस्ट पर्सन होंगे, तैनात होंगे, जो किसी भी बीमारी के फैलने की सूचना मिलते ही तुरंत जांच नियंत्रण की कार्रवाई करेंगे। ठीक है। प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण यानी कि लैब होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा भाई? इतना जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मजबूत कैसे होगा? जब अगर लैब नहीं होगी तो तमाम सारी समस्याएं होंगी। तो लैब होना टेस्ट के लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे रोग की पहचान और पुष्टि के लिए जिला स्तर पे प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाना। जिला स्तर पे क्या होगा? प्रयोगशाला होगी,
जो प्रयोग करके आगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगी। ठीक है, डेटा संग्रह, स्वास्थ्य केंद्र, निजी अस्पतालों और सामुदायिक स्तर से डेटा एकत्र किया जाता है ताकि बीमारी के रुझानों पर नजर रखी जा सके। संगठनात्मक ढांचा, यह कार्यक्रम त्रिस्तरीय ढांचे पे कार्य करता है। जो मैंने त्रिस्तरीय ढांचा बता दिया आपका, कौन कौन सा, केंद्र लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तीनों लेवल पे जो ये काम होता है ना। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच है, यहीं पे सारा जो है कि डाटा आपका क्या होता है, दिखता है ना। एक मंच है जहां पे सारी रिपोर्टिंग वगैरह, यहाँ पे जनसंख्या प्रबंधन, सेवा सुविधा, ये सारी चीजें, यहाँ पे रोग निगरानी, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे पूरा आपका त्वरित अवलोकन में आपकी संख्या दिखाएगा, है ना, कुल संख्या दिखाएगा, कुल जो है कि सुविधा प्राप्त जो है कि संख्या दिखाएगा। उसके बाद डॉक्टर, दवाई, महिलाएं, सबके बारे में यहाँ पे, टीकाकरण की कवरेज के बारे में यहाँ पे कितने परसेंट जो है कि, यानी कि 85% लोगों को टीकाकरण हो गया है। ये पूरा एकीकृत जो है कि आपका मेन मंच है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है डेंगू की जो है कितने केसेज हैं, 1200 जो है कि 45 केसेज हैं, मलेरिया के 800 जो है कि 76 केसेज हैं, टाइफाइड के 654 केसेज हैं, है ना, डायरिया का जो है कि 583 केसेज हैं, चिकनगुनिया का 332 केसेज हैं। तो ऐसे ही पूरा डाटा दिखाता है ना, और किस किस लेवल पे है, कहां कहां पे जो है इलाज चल रहा है, कौन सी स्थिति है, यह एकीकृत मंच के द्वारा जो है कि दिखाया जाता है। और बाद में एक भौगोलिक जो है कि मैप जारी किया जाता है कि कौन सी स्थिति जो है कि ज्यादा गंभीर है, कहां पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कहां पे हमारी जो संरचना है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा, कहां पे सबसे ज्यादा जो है कि जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग त्वरित कार्रवाई होती है ना। लोकप्रिय सेवाएं, ओपीडी वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब ठीक है, यहाँ पे सारा चीजें इंफॉर्मेशन दे रखा है, ज्यादा यहाँ पे नहीं चलती, ये बहुत ज्यादा काम का नहीं। केंद्रीय निगरानी इकाई CSU, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, जिसे बोलते हैं नेशनल, यानी NCDC, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, NCDC दिल्ली में स्थित है। कहां पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। राज्य निगरानी जो इकाई होती है, ये प्रत्येक राज्य की राजधानी में होती है। जिला निगरानी जो इकाई होती है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट जो होती है, वो जिला के मुख्यालय में स्थित होती है। इस तरीके से ये त्रिस्तरीय जो है कि संरचना कार्य करती है। सेंट्रल सर्विलांस यूनिट, ये है सेंट्रल सर्विलांस यूनिट, नेशनल, ठीक है, एकीकृत प्रणाली, रोग निगरानी प्रणाली, ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। इतने ही जो है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP, ठीक है। 2020 में इस कार्यक्रम का नाम बदल के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया गया है। 2020 में इसका नाम किया है, बदल दिया गया है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्या रखा गया है? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP रख दिया गया है। शुरुआत इसकी देखते हैं तो शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, 1962 में हुआ था, है ना। NTCP उस समय नाम क्या था इसका? उसका नाम था राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था। 62 में जो है कि शुरुआत हुई थी, उसका बहुत अच्छा कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर इसे 1993 में इसे रिवाइज किया गया और पायलट आधार पर इसे जो है कि रख दिया गया, है ना। और यहाँ पे संतोषजनक जब परिणाम नहीं मिला तो पायलट आधार पे इसे रखा गया, और रखने के बाद फिर इसका अलग नाम रख दिया गया कि संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण जो है कि वहां पे रख दिया गया। आज फिर जो है कि 2020 में उसका नाम बदल गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो टीबी मुक्त भारत की ओर बढ़ना। क्या है? टीबी मुक्त भारत की ओर बढ़ना। ट्यूबरकुलोसिस की जो आपकी डिजीज है, इसे भारत से क्या करना? हमेशा के लिए समाप्त कर देना। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समुदाय की सहभागिता से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के माध्यम से टीबी के बोझ में सतत कमी लाना और भारत को टीबी मुक्त बनाना।
प्रमुख रणनीति क्या है इसकी? तो सक्रिय टीबी मामलों की शीघ्रता से पहचान करना, यूनिवर्सल ड्रग क्या लिखा है ये, थोड़ा सा सॉरी, यूडीएस यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी थोड़ी, हाँ ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ये इसका फुल फॉर्म है यूडीएसटी, यानी कि जिसके माध्यम से हम जो है कि टीबी रोग का पता चलता है वो है यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग का विस्तार करना, इसी के माध्यम से, यानी कि यूडीएसटी, ये जो है आपका यूडीएसटी, इसके माध्यम से जो है कि आपका टीबी रोग का पता चलता है, इसका और जो है कि विस्तार करना ताकि ज्यादा एरिया को कवर किया जा सके। मानक उपाय प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित एवं पूर्ण उपचार, ठीक है, पोषण सहायता, परामर्श व सामाजिक सहयोग देना। पोषण सहायता में भी 500 रुपया महीने का मिला। जो टीबी रोग से ग्रसित है, कहीं अच्छी जगह से इलाज चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है, गवर्नमेंट उसे 500 रुपया महीने का खर्चा देते, भैया बढ़िया से खाओ पियो, है ना, इस रोग को जल्दी भगाओ। तो इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे देखने को मिलता है। HIV, डायबिटीज एवं अन्य सह रोगों के साथ एकीकृत दृष्टिकोण, यानी कि जिसे मान लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस भी है, HIV भी है, डायबिटीज भी है, तो अब उसका और सटीकता से सही तरीके से देख रेख करने और इलाज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बात होती है। अधिक जानकारी के लिए चाहे तो टोल फ्री नंबर 18116666 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कई बार एग्जाम में जो है कि इस तरह के टोल फ्री नंबर पूछ देते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की अधिक जानकारी के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जो है जारी किया गया है, तो 18116666 के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषता क्या है इसके माध्यम जो प्रोग्राम चल रहा है टीबी मुक्त भारत, है ना, देश जीतेगा, ये इसका विशेषता क्या है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क टीबी जांच। टीबी जांच किससे होता है? यूडीएसटी, जो आपका टेस्टिंग है उसके थ्रू जो होता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। ठीक है, रोगी केंद्रित देखभाल और सहायता जो है कि क्या करना, प्रोवाइड करना, देना। निजी क्षेत्र एवं अन्य भागीदारों की सक्रिय भागीदारी, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिसमें निस्क जो है कि आपका पोर्टल आता है, निस्क पोर्टल और ई निस्क और निस्क मित्र, ये तीन जो है कि आपके पोर्टल आते हैं, निस्क और देखिए निस्क पोर्टल है, ई निस्क है और निस्क मित्र है। ये तीन जो है कि आपके डिजिटल आपके पोर्टल हैं और ऐप हैं जो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के मरीजों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं, है ना, सारी चीजें यहाँ पे अपडेट होती हैं। समुदाय की सहभागिता एवं जन जागरूकता अभियान, यानी कि सामाजिक स्तर पे भी जागरूकता अभियान आपके चलने चाहिए। लक्षित उपलब्धि क्या है? तो टीबी की घटना दर में लगातार क्या हुई है? कमी आई है ना। टीबी से होने वाली मृत्यु दर में क्या करना है? कमी। और सभी टीबी रोगियों का सफल उपचार करना है। भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति लेके जाना है ना। कोशिश करता है कि 26 तक ये टीबी समाप्त हो जाए। आप क्या कर सकते हैं? तो अगर किसी को टीबी हो रखी है तो उसमें खांसी बहुत आती है ना, तो खांसते समय हमेशा मुंह पे क्या कीजिए? कपड़ा रखिए, हमेशा मुंह पर। खांसी 2 हफ्ते से अधिक हो तो जांच कीजिए। आवश्यकता क्या है? बिल्कुल जरूरी है, खांसते समय मुंह पे कपड़ा रखिए। टीबी का उपचार निःशुल्क है। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे क्या कीजिए? संपर्क कीजिए। उपचार बीच में न छोड़े, उपचार पूरा, यानी कि अगर टीबी हो रखा है तो उसका प्रॉपर एक कोर्स है और डॉक्टर जब तक ये कोर्स बता रहा है, जब तक आपको करा रहा है, आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे की कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। यह निःशुल्क जो है कि सेवा यहाँ पे सरकार द्वारा दी जाती है। टीबी के प्रति जागरूकता फैलाएं और कलंक को दूर भगाएं। कलंक को दूर भगाएं मतलब बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि टीबी जिसे हो रखा है उसके साथ खाने से जो है कि क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा, उसे छूने से टीबी हो जाएगा,
है ना, और क्या बोलते हैं कि पाप किया है तो ये भोग रहा है। तो इस तरह के जो एक भ्रांतियां हैं जो समाज में, इस तरह के भ्रांतियों से बचे, लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। ठीक है, ये आपका निष्क जो है पोर्टल है, हर टीबी मरीज की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होती है। यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, जो भी स्वास्थ्य केंद्र पे उसके इंचार्ज हैं यहाँ पे उसे डाटा अपलोड करते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा। आइए मिलकर टीबी मुक्त भारत बनाएं, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत और टीबी मुक्त भारत। चलो ये सारा नारा याद रखना, है ना। पूर्ण क्रियान्वयन कब हुआ था? तो 1997 से देश भर में चरणबद्ध तरीके से टीबी के खिलाफ जो है कि युद्ध की शुरुआत कर दी गई थी। डॉट्स रणनीति क्या है? तो RNTCP का मुख्य आधार डॉट्स है, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स रणनीति के तहत जो है कि ये काम करता है, जिसमें रोग को स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की सीधी देखरेख में रखा जाता है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एनम या मिडवाइफ या कोई और आपकी देखरेख करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको टीबी हो रखा है, आप जो है कि स्वास्थ्य जो आपका हेल्थ सेंटर है वहां पे गए हैं, तो प्रॉपर जो उसका ट्रेंड पर्सन है वहां पे डॉक्टर है, वही आपका डायरेक्टली आपकी मॉनिटरिंग करेगा, वही आपकी चेकअप करेगा, वही आपको ट्रीट करेगा। बीच में और कोई पर्सन वहां पे नहीं आएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा है। ठीक है, अब जो आपका ये है RNTCP जो है अब बदल के क्या हो गया है? NTEP हो गया है कि प्रमुख उद्देश्य टीबी उन्मूलन है। क्या है? टीबी उन्मूलन है। भारत सरकार ने वैश्विक लक्ष्य, देखो विश्व स्तर पे जो प्रोग्राम चलते हैं, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो आपके प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें जो टारगेट रखा है कि पूरी दुनिया में ट्राई करना है कि 2030 तक टीबी को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। लेकिन भारत ने जो अपना जो है कि टारगेट रखा है 2025 तक जो है कि उन्हें टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अब पता नहीं, अब फिर जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि हाँ टीबी मुक्त हुआ है या अभी नहीं हुआ है, अभी बाकी है। तो अभी जब से रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन 2025 तक जो है टीबी मुक्त भारत बनाने का जो है कि ये एक संकल्प था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने टीबी मुक्त भारत बना, जो है कि भारत में टीबी मुक्त भारत के निर्माण कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किस वर्ष तक? तो 25 तक, है ना, 26 तक, 24 तक, इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। तो 25 तक ये निर्धारित किया गया। ठीक है, निदान और उपचार, थूक की सूक्ष्मदर्शी से जांच करना, माइक्रोस्कोपिक द्वारा टीबी का शीघ्रता से पता लगाना और रोगी को मुफ्त उपचार और प्रदान करना। मृत्यु दर में क्या करना? टीबी से होने वाली मौत में जो है कि क्या करना? कमी करना और संक्रमण की दर को कम करना। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी, टीबी के सभी मामलों की पहचान के लिए निजी डॉक्टरों और अस्पतालों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सरकार इस पे व्यापक काम कर रही है। कहीं एग्जाम में ये प्रश्न कर दे कि ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जो आपका प्रोग्राम चला है उसमें केवल सरकारी जो है कि आपके चिकित्सा केंद्र जो है कि शामिल है, तो नहीं, उसमें निजी भी शामिल है और सरकारी भी शामिल है, दोनों जो है कि यहाँ पे शामिल है ना। वर्तमान स्वरूप क्या है? तो NTEP है की विशेषता निक्षय पोर्टल है। यह टीबी रोगी की निगरानी डेटा प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट है, पोर्टल है, ऐप भी आता है इसका, है ना। निक्षय पोषण योजना, टीबी रोगियों को उनके उपचार के दौरान बेहतर पोषण के लिए प्रति माह 500 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल ड्रग सेंसेप्टिबिलिटी टेस्टिंग UDST सभी टीबी रोगियों की दवा प्रतिरोध ड्रग रेजिस्टेंस की जांच करना ताकि सही उपचार शुरू हो सके। अब ये जो है कि सारा कार्यक्रम किससे था? ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कार्यक्रम है वो रिलेटेड है किससे? नहीं, अभी है
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नहीं अलग है ये, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम नेक्स्ट कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम NLEP। भारत सरकार का लक्ष्य देश को कुष्ठ मुक्त बनाना। क्या करना? कुष्ठ मुक्त, जिसको कोढ़ कहते हैं, कोढ़पन है ना, जिसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कोढ़पन कहते हैं, कोढ़पन। ठीक है, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संचालित एक केंद्रीय परियोजना है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। कुष्ठ हारेगा, देश जीतेगा। समय पर पहचान करना, पूरा उपचार, कुष्ठ रोग से छुटकारा है। ठीक है, कुष्ठ रोग क्या है? तो कुष्ठ रोग एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। कौन सा पार्ट इसका बॉडी पार्ट प्रभावित होता है? तो त्वचा और नस प्रभावित होता है। यह रोग पूरी तरीके से ठीक हो सकता है यदि समय पर पहचान और उसका उपचार किया जाए। जो बैक्टीरिया है ये है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइक्रो, यहां पे लिखा हुआ है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। इसी बैक्टीरिया के द्वारा जो है कि आपका कोढ़ या कुष्ठ रोग जो है कि होता है। जल्दी पहचान, जल्दी इलाज, कुष्ठ रोग से, कुष्ठ रोग को हमेशा के लिए मिटाएंगे, है ना। ये सारा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सक्रिय केस की बार बार क्या करना? डिटेक्ट करना, यानी खोज करना। घर घर संपर्क करके संदिग्ध रोगियों की जांच करना। अब यहाँ पे समस्या क्या है? अब यहाँ पे क्या समस्या है? देखिए, कुष्ठ रोग में समस्या क्या है? ये जो हमने ट्यूबरकुलोसिस देखा ऊपर, ट्यूबरकुलोसिस तो फिर भी ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस एक हद तक फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो आपका कुष्ठ रोग है, यहां पे समस्या गंभीर हो जाती है। गंभीर क्यों हो जाती है? यहाँ पे तमाम सारी जो है कि आपकी सामाजिक भ्रांतियां आ जाती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत पाप किया है ना, बहुत लोगों को सताया है, बहुत लोगों को लूटा है, इस वजह से इसको कुष्ठ रोग हुआ है, या इस वजह से इसने बहुत गलत काम, उल्टे सीधे काम किए हैं, चोरी चकारी कर रखा है, इस वजह से इसे कुष्ठ रोग हुआ है, कोढ़पन हुआ है। ये एक भ्रांति है। जबकि भ्रांति क्यों है? क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है, ये किसी को भी हो सकता है, इससे पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि लोगों में भ्रांति है कि जो कुष्ठ रोग है वो लाइलाज है। लाइलाज है मतलब ये हो गया कि इसका अभी कोई इलाज ही नहीं है, इलाज नहीं है। और तीसरी चीज क्या है? तो लाइलाज है। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि लोगों को ये भ्रांति है कि यह संक्रामक रोग है। क्या भ्रांति है? यह संक्रामक रोग है। तो जब यह हो जाता है किसी को, तो उसकी स्थिति और दयनीय हो जाती है। दयनीय हो जाती है मतलब उठा के उसको रोड पे फेंक देंगे, किसी कोने में डाल देंगे, है ना, मतलब उसको दूर से लोग भगा देंगे, उसके पास बैठेंगे नहीं, उसकी भावनाओं को समझेंगे नहीं, उसे क्या तकलीफ है सुनेंगे नहीं, तो वो और ज्यादा बेचारा क्या होता है? प्रताड़ित होता है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि जो आपका ये कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग के प्रति जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी यानी कि 95% लोगों में रेजिस्टेंस होता है। यानी कि 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुष्ठ रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो वो टच करने से उनके अंदर वो फैल नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो है कि थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ये जो भ्रांतियां हैं, जो समस्याएं हैं, जिसके वजह से अगर कुष्ठ रोग किसी को हो जाता है तो उस बेचारे का जिंदगी नरक बन जाती है। तो इन भ्रांतियों को सबसे पहले समाप्त करना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। इन भ्रांतियों को क्या करना? समाप्त करना बहुत जल्दी जरूरी है। बहुऔषधीय उपचार यानी कि MDT WHO द्वारा अनुशासित दवाओं से निःशुल्क उपचार करना, इसके बारे में जो WHO है गाइडलाइन प्रॉपर जारी कर रखा है, इसके बारे में दवाइयों की जानकारी दे रखा है,
डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके पास सारी जानकारी होती है और उसके माध्यम से, उस दवाई के माध्यम से, उस कोर्स के माध्यम से इसको पूरी तरीके से उपचार निःशुल्क है, इसका उपचार किया जा सकता है। हाँ, समय पर किया जा सकता है, समय पर। अगर इसीलिए तो इतना सारा प्रोग्राम चल रहा है, इस समय पे उसे क्या किए हम, जानकारी उसकी प्राप्त कर लिए और समय पे जानकारी प्राप्त कर लिए तो त्वरित उसका निष्पादन कर दिए, है ना, उसका उपचार कर दिए, जो रोगी है वो ठीक हो गया। जन जागरूकता एवं संवेदनीकरण, यानी कि वही बात है ना, यहाँ पे समुदाय में जागरूकता फैलाना, भेदभाव को मिटाना, जो मैंने आपको बताया कि समाज में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को खत्म करना, ताकि कुष्ठ रोगी को भी एक मानवीय सहायता के तहत, एक उसकी जो गरिमा है उसके तहत उसे बिल्कुल सही उपचार मिल सके और लोगों से ट्रीटमेंट भी मिल सके। मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग सिस्टम जो है क्या करना, लक्षित करना, यानी कभी कभी क्या होता है कि किसी का इलाज किए, तत्काल प्रभाव से जो है कि वो ठीक हो गया, लेकिन किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, किसी कारणवश वह समस्या फिर से उत्पन्न हो गई, तो इसके लिए उसे जो है कि कुछ समय तक क्या कीजिए, उसकी मॉनिटरिंग कीजिए, उसकी रिपोर्टिंग कीजिए, और जब हाँ इंश्योर हो जाए बिल्कुल कि हाँ अब यह रोग यहाँ से समाप्त हो चुका है, तब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। हमारा लक्ष्य कुष्ठ रोग मुक्त भारत, समावेशी समाज, समावेशी भारत। चलो भैया, ये अच्छी बात कर लिए। अब कुष्ठ रोग के जो है कि लक्षण क्या क्या होते हैं, कुष्ठ रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? त्वचा पर हल्के या ताम्रवर्णीय धब्बे पड़ जाते हैं, धब्बों पर संवेदना का कम होना या न होना, जो धब्बे पड़ जाते हैं ना, वहां पे सेंसेशन नहीं आता है, फील नहीं आता है, टच नहीं आता है, ये समस्या होती है। हाथ पैरों में झुनझुनी या झुन्न पर आ जाना, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना, भौहों का झड़ना या गांठें या सूजन जो है कि आ जाती है, जैसे जिसको लिपॉक्सी हो जाता है ना, वो जो है पूरे हाथ में ऐसे गांठे 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 अजीब तरीके से जो है कि दिखने लगता है। तो इस तरीके का जो है कि संरचना हमें देखने को मिलती है। संदेश क्या है? कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता है, याद रखिए, कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता है। मैंने बताया कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है कि 95% ह्यूमन बीइंग में कुष्ठ रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसका मतलब कि सामान्य स्थिति में यह छूने पे नहीं फैलता है। यह पूर्ण रूप से इलाज योग्य है, लाइलाज नहीं है। इस भ्रांति को खत्म करना है। जांच, उपचार, सहयोग, यही है कुष्ठ रोग मुक्ति का उपाय। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए सेम जो है कि हेल्पलाइन नंबर है आपका 1800 के बाद 111666 पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मुख्य उद्देश्य रणनीतियां: प्रारंभिक पहचान करना, बीमारी को जल्द पहचान करना, विकलांगता को क्या करना, दूर करना, रोग का डिसेबिलिटी को खत्म करना। निःशुल्क उपचार है वो ऑलरेडी हमने देख लिया कि सभी सरकारी अस्पतालों में मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा मुफ्त जो है कि उपचार दिया जाता है। कलंक मिटाना, मैंने बताया कि स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से समाज में कुष्ठ रोग से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, जो कलंक हैं, उसको क्या करना है, आपको मिटाना है। क्या कलंक मैंने बताया, कौन कौन से कलंक बताए, यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं बताई मैंने आपको? हाँ, यहां पे मैंने बात की कि समाज में भ्रांतियां हैं कि यह पाप है, पाप का फलीभूत है, ये जो है कि बहुत दुष्कर्म किए हैं, बहुत सारे कुकर्म किए हैं, बहुत सारा पाप किया है, जो ये भोग रहा है, ये भ्रांति है, इसको मिटाना है। यह लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, इस भ्रांति को खत्म करना है। ये छूने से फैलता है, इस भ्रांति को खत्म करना है। उसके प्रति जो है कि जो हमारा दुर्भावना होता है, दुर्भावना को खत्म करना है और सहानुभूति की भावना रखना है। निगरानी तंत्र को सक्रिय करें, खोज करके देशव्यापी निगरानी अभियान चलाना। शुरुआत भारत सरकार ने 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ मिशन नियंत्रण कार्यक्रम से किया था, है ना। 83 में बदल करके राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया गया। देखिए, 55 में चलाया गया कार्यक्रम, उस समय नाम क्या था, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम। बाद में 1883 में बदल दिया गया नाम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। भैया ये नाम क्यों बदलते हो यार? WHO के मानक में देखा जाए तो भारत में 2005 में राष्ट्रीय स्तर पे प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम मामले जो है कि
लक्ष्य हासिल कर कुष्ठ रोग का उन्मूलन कर लिया है। यानी भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन हो चुका है। कब उन्मूलन हो चुका है? बहुत पहले ही, 2005 में ही उन्मूलन हो चुका है। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम जारी रहता है क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, कभी भी हो सकता है, इसलिए प्रोग्राम चालू रहता है। वर्तमान लक्ष्य क्या है? तो 2027 तक कुष्ठ रोग संक्रमण को शून्य पे जो है कि लाना है ना। राष्ट्रीय रणनीति योजना का रोड मैप है, 2023 से 2027 के बीच जो है कि लॉन्च किया गया है और 2027 तक इसको बिल्कुल जीरो पर ला देना है। एक भी कुष्ठ रोग का जो है कि पेशेंट हमारे भारत में नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, है ना, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है, भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन यानी शून्य पे लाने की लक्ष्य किस वर्ष को रखा गया है? तो 2027 को रखा गया है। किसके बीच चलाया गया है? 23 से 27 के बीच ये कार्यक्रम चलाया गया है। इलाज संभव है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। कुष्ठ दिवस थोड़ा सा देख लेते हैं। कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष जो है ना, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है ना। 2026 कुष्ठ रोग का जो है कि थीम क्या था? थीम कई बार जो है कि आपसे थीम पूछ लेता है। तो कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इसे जुड़े कलंक हैं। जो भ्रांतियां मैंने समाज में बताई, इस तरह के प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। खास करके जो आपका एग्जाम है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, उसमें यह प्रश्न कभी भी बन सकता है कि कुष्ठ रोग से संबंधित समाज में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न मैं कह तो रहा हूं। जैसे ये कॉन्सेप्ट का क्लास कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट के क्लास कंप्लीट होने के साथ साथ जितने भी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कराए हैं, सबसे रिलेटेड कम से कम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम 5-5, 7-7 प्रश्न जो है कि रखेंगे और उसको प्रॉपर अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक बार, है ना। क्योंकि ये 20 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो 20 साल बाद एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है नहीं। तो हम यहाँ पे यही करेंगे कि हम आने की संभावना कौन कौन से प्रश्नों की है, उन प्रश्नों को यहाँ पे रख के देखेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुष्ठ रोग काम खत्म हो गया, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक टॉपिक और हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद जो है कि ये क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक और देख लेते हैं। कितना टाइम हो गया? ठीक है, एक टॉपिक और देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे अब राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र, है ना, NCVBDC, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्ने डिजीज कंट्रोल के रूप में जाना जाता है। अब ये तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसका, है ना। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये कार्यक्रम जो है कि चलाया जाता है। उद्देश्य क्या है? मच्छर व अन्य कीटों, वेक्टर्स के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण करना। इसका जो क्या स्थापना या शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत देखते हैं तो 2003-2004 में जो है कि विभिन्न मौजूदा कार्यक्रम जैसे जो है कि राष्ट्रीय, अब ये देखिए अलग अलग चलाया गया। ये जो कार्यक्रम उस समय चला था, उस समय अलग अलग जो है कि कार्यक्रम चला गया था, बाद में उसे जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है कि शुरुआत की गई, है ना। जैसे राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम चलाया गया था उस समय, और राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे जो है कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनको एक जो है कि सेंट्रलाइज कर दिया, एक जगह लेके आया गया और एक जगह लाने के बाद वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, को एक साथ ला करके शुरू किया गया था। इन सबको क्या किया? मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके ये शुरुआत की गई। अब ये है क्या? वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, है ना, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चलाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसे जो है कि चलाता है। वेक्टर जनित रोग से सुरक्षा, स्वस्थ भारत की दिशा। और वेक्टर जनित रोग में प्रमुख कौन कौन से हैं?
प्रमुख कौन कौन से जो है कि यहाँ पे आते हैं जो वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, ये बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए इस पे, है ना। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वेक्टर जनित रोग के कैटेगरी में आते हैं और कौन वेक्टर जनित रोग के कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, तो कौन सा है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, फाइलेरिया और कालाजार, यानी कि 4-5 यहाँ पे दे रखा है ना। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया व कालाजार, है ना। बचाव का उपाय क्या है, बचाव का उपाय क्या क्या है, तो बचाव का उपाय है कि पानी अपने आसपास पानी जमा न होने दें। कोई नाला है, कोई तालाब है तो उसके ऊपर मिट्टी तेल वगैरह जो है कि छिड़काव वगैरह करें, है ना, या और भी जो है कि आपकी सामग्री है उसका छिड़काव करें ताकि वहां पे मच्छर वगैरह न जो है कि पनप सके, है ना। पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहने, है ना, पूरे बॉडी को क्या कीजिए, ढक के रखिए। मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छर भगाने वाले जो भी आपके प्रोडक्ट हैं जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको सूट करता है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार भी अपने स्तर पे स्मोकिंग वगैरह यानी कि दवा छिड़काव भी करती है। शहरों में चले जाइए, कॉलोनी में चले जाइए तो जगह जगह पे सरकार अपने तरफ से जो है कि मोहल्लों में, गांवों में, शहरों में जो है कि गली गली में जो है कि इस तरीके के स्मोक जो है कि यानी कि धुन छिड़काव जो है कि करता है, करवाती है सरकार, जिसके माध्यम से जो मच्छर वगैरह हैं, जो वेक्टर हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है और इससे भी काफी जो है कि सहायता मिलती है। हम सबकी भागीदारी, वेक्टर जनित रोग पर जीत हमारी। चलो भैया, बढ़िया स्लोगन है। कार्यक्रम की प्रमुख रणनीति क्या है, तो वेक्टर प्रजनन स्थल का स्रोत पर नियंत्रण। वेक्टर जैसे मैंने बताया, है ना, कि पहले तो अपने आसपास कहीं पानी कलेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि पानी कलेक्ट होगा तो उस पर जो है कि मच्छर बैठेगा, उस पर लार्वा देगा, फिर उस पर बच्चे निकलेंगे, वो फिर आपके बच्चों को काटेंगे, फिर आपके बच्चे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, है ना, या आपको भी काटेंगे, आप भी जो है कि हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जल जमाव नहीं होना चाहिए। कोई जल का बड़ा स्रोत है तो उस पर जो है कि केमिकल वगैरह जो भी जो है कि आपके क्लीनर वगैरह आते हैं उनका छिड़काव कीजिए, नहीं तो मिट्टी तेल का क्या कीजिए, छिड़काव कीजिए। इस तरीके से इससे निवारण कर सकते हैं। कीटनाशक का छिड़काव करें, कीटनाशक, ठीक है। रोग की निगरानी एवं शीघ्रता से क्या करें, निदान करें। जैसे ही पता चले कि इस तरह का वेक्टर जनित रोग हो चुका है, तत्काल प्रभाव से उसका टेस्टिंग कराएं, तत्काल प्रभाव से उसका दवा लें और जल्दी से जल्दी उसका क्या करें, निष्पादन करें, खत्म करें, उसे निदान कराएं। जन जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करें। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा दें, जिसके माध्यम से ये सारा हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए वही है 1800-11-6666 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वेक्टर जनित रोग को मिलकर हराएंगे, स्वस्थ भविष्य का निर्माण करेंगे। चलो, ये सारा कार्यक्रम हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी जो चीजें हैं नई नई, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। आगे चलते हैं। शामिल बीमारियां इसमें कौन कौन सी है, तो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कालाजार है जो हमने देखा था, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, लसिका फाइलेरियासिस है, यानी कि फाइलेरिया है, वही है, सेम है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया। ठीक है। रणनीति, बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम कई तरीके के उपयोग किए जाते हैं। कीटनाशक, कीट नियंत्रण यानी कीटनाशक का छिड़काव कीजिए, है ना। लंबी अवधि तक कीटनाशक युक्त मच्छरों की जाली यूज कीजिए। निदान और उपचार, रैपिड डायग्नोसिस किट का उपयोग कर मुक्त दवाओं का वितरण करें। निगरानी यानी कि बीमारियों के फैलने की घटना पर बारीकी से नजर बनाए रखें। ठीक है। चलो, जागरूकता, लोगों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाएं। वर्तमान स्थिति क्या है, यह कार्यक्रम अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका लक्ष्य 2030 तक भारत में मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त करना
और अन्य बीमारियों को प्रकोप को कम करना। यानी कि भारत में ये पूछा जा सकता है कि भारत को मलेरिया उन्मुक्त यानी कि मुक्त बनाने का लक्ष्य किस ईयर तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, ये कार्यक्रम जो है कि हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे जो है कि टॉपिक नहीं छेड़ेंगे क्योंकि और आगे फिर बड़ा टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय एड्स और नियंत्रण कार्यक्रम। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम है। बिहार में देखा जाए तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चली है। आप लोग न्यूज वगैरह में पढ़ते होंगे है ना, पटना स्टेशन का कार्यक्रम जो चल रहा था है ना, जो कांड हुआ था, वो सारी चीजें और भी बहुत स्तर पे न्यूज जो है कि चलती है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग स्पेशली आपके उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो एनएम है, जो जीएनएम है, जो नर्सिंग की कोर्स करती हैं, जो उनसे जो है कि जुड़े हुए हैं, उनको जो है कि आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई सजेशन है किस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे लेक्चर लाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।